हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर हाथोड़ा। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, आज अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। तो एनर्जी फ्लो से आगे अपन रिलेट करते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, टाइप ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के प्रकार, और उसके पश्चात फूड वेब, खाद्य जाल, और उसके पश्चात अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे फूड पिरामिड का। यस बेटा, तो देखिएगा फूड चेन। अब देखो कि फूड चेन किसे कहते हैं, है ना। अपन बात कि देखो किसी भी पारितंत्र में सजीवों को उनके भोज्य संबंधों यानी फूड हैबिट, उनका भोजन स्वभाव क्या है, फूड हैबिट, भोज्य संबंधों के आधार पर व्यवस्थित करने पर फूड चेन निर्मित होती हैं। क्या निर्मित होती है बेटा? फूड चेन। ये लो जी, क्लियर। और ये अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर अपन लिखें कि भी अकॉर्डिंग या ऐसे सीधी सी बात कहें अपन बेटा कि भी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की व्यवस्था अकॉर्डिंग देयर, किसके अकॉर्डिंग देयर फूड हैबिट, यानी उनके भोजन स्वभाव के आधार पर अगर अपन जीवों की व्यवस्थीकरण दें, यानी वो कैसा कार्यात्मक स्तर दर्शा रहे हैं, एक व्यवस्था दें, तो आपके पास क्या निर्मित होगी बेटा? फूड चेन। क्या निर्मित होगी बताओ? फूड चेन। और आप जानते हैं कि जो फूड चेन होती हैं ये पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती है, यस बेटा। आपको पता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को ये फूड चेन ही दर्शाती हैं। यस बेटा। अब देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं कर रहा हूं कि भाई टाइप्स ऑफ फूड चेन, यहां पर आपके सामने बात करूंगा मैं कि खाद्य श्रृंखलाओं के कितने प्रकार इकोसिस्टम में है, पारितंत्र में है। तो देखिएगा कि टाइप्स ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार। अब देखिए मेरे बेटा कि जो फूड चेन के टाइप ऑफ फूड चेन है, वो किस वे में मैं आपको शो करता हूं। यानी सबसे फर्स्ट जो आपका टाइप है बेटा वो है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन इन्हें अपन कहेंगे चारण खाद्य श्रृंखला। ये इसको अपन प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं। प्रीडेटरी फूड चेन जो परभक्षण खाद्य श्रृंखला होती है। यस बेटा। अब देखो बेटा कि भाई इकोसिस्टम में सजीव कैसे कैसे फूड हैबिट हैं। क्या वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, स्वपोषी हैं, तो प्रोड्यूसर, तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। क्या वो अपन बात रहे कि वो विषमपोषी हैं, अविषमपोषी हैं, तो क्या वो सीधे रूप से पौधों पर निर्भर है, तो शाक बक्सी, ट्रॉफिक लेवल T2। और फिर क्या उन शाकाहारी पर डिपेंड है, तो T3, या फिर आगे आपके टॉप हैं T4। यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले बेटा अपन लेते हैं यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटरी फूड चेन, है ना। और अपन कहें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, चारण खाद्य श्रृंखला होती है, या जो प्रीडेटरी फूड चेन होती है, परभक्षण खाद्य श्रृंखला होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं करूंगा बेटा कि भाई देखो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं
खाद्य श्रृंखलाओं का प्रारंभ सदैव स्वपोषी या उत्पादकों, मतलब स्वपोषी या उत्पादक एक ही बात होगी, उत्पादकों से होता है ना बेटा। यानी इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का प्रारंभ सदैव स्वपोषी जो है उत्पादकों से होता है। यानी इन खाद्य श्रृंखलाओं में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो पहला पोषण स्तर होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहला पोषण स्तर पर ऑलवेज कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। हमेशा बेटा कौन होते हैं? उत्पादक। यस मेरे बेटा, हमेशा हमेशा कौन होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो गई कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं पर भाई प्रारंभ सदैव स्वपोषियों से उत्पादकों से होता है, पहले पोषण स्तर पर कौन? हमेशा उत्पादक। और यहां ऊर्जा प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में और ऊर्जा का प्रवाह परभक्षण के माध्यम से होता है ना बेटा। आपको मैंने परभक्षण के लाभ बताए थे, तो पहला आपको बताया था कंडक्ट संचरण ऊर्जा का, कि जो हरे पेड़ पौधे सूर्य की एनर्जी को ले लेते हैं, आगे से आगे जब उनका भक्षण होता है तभी तो आगे से आगे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह परभक्षण के माध्यम से होता है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो गई। और चारण, ग्रेजिंग का मतलब क्या है? ग्रेजिंग का मतलब ही क्या है बेटा? ग्रेजिंग चरना यानी चारण, यानी सबसे पहले साग बक्सी उत्पादक प्रोड्यूसर का क्या करेगा? उत्पादक का भक्षण, उसका भक्षण करेगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि उसका भक्षण करना। और ये फूड चेन, ये जो चारण खाद्य श्रृंखलाएं होती है, ये फूड चेन जो होती है, मैं आपको बता दूं, ये फूड चेन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। ये अपन कहें कि हरे पेड़ पौधों पर, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को कौन लेगा? हरे पेड़ पौधे। तो अपन कह सकते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। कौन बेटा? जो चारण खाद्य श्रृंखलाएं होती है, ग्रेजिंग फूड चेन। देखो, ग्रेजिंग फूड चेन की स्टार्टिंग हमेशा प्रोड्यूसर से होगी, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ऑलवेज प्रोड्यूसर होंगे। ऊर्जा का प्रवाह परभक्षण के माध्यम से होगा। और ऐसी फूड चेन के अंदर प्रत्यक्ष रूप से ये सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होगी या हरे पेड़ पौधों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो ये आप जानते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। यस बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब जैसे बेटा मैं यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूं, है ना। तो जैसे अलग अलग पारितंत्र हैं, जैसे घास स्थल में, इन ग्रासलैंड, घास स्थल में जैसे आपको ग्रेजिंग फूड चेन देखते हैं घास स्थल में, तो उस ग्रेजिंग फूड चेन का प्रारूप अगर आप देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि सबसे पहले सौर ऊर्जा को कौन लेगी? ग्रास और ग्रास। अब मान लो कि घास को हिरण, शाकाहारी हिरण खा रहा है। यस बेटा, हिरण को वोल्फ, भेड़िया खा रहा है, और वोल्फ को अपन बात रखी टाइगर, बाघ। तो देखिएगा कि ये ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? फर्स्ट। ये ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया? 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। यस बेटा, तो ग्रेजिंग फूड चेन हुई कि नहीं हुई? यस। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि ये मान लो ग्रासलैंड ही है। अब देखो यहां पर मैं कुछ बढ़ाऊंगा, तो ग्रासलैंड में मान लो इंसेक्ट, कीट, जो पादपभक्षी कीट होते हैं, पादपभक्षी कीट। यस बेटा। अब इंसेक्ट को वहां पर कौन खा रहा है? फ्रॉग, मेंढक। फ्रॉग को कौन? स्नेक।
सांप, और सांप को अपन यहां दे दूं मैं पिकॉक या बाज दे दूं या पिकॉक मोर दे दूं। बात को समझे? तो यहां देखिएगा कि ट्रॉफिक लेवल T1 पे हमेशा कौन है? प्रोड्यूसर। यस, ये साग बक्सी, ये ट्रॉफिक लेवल T2, ये दो तो फिक्स हैं। फिर देखिएगा कि ये यहाँ पर प्राथमिक मांसाहारी है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर है T3, लेकिन ये टर्सरी कंज्यूमर आ गया स्नैक, टर्सरी कंज्यूमर, तो ये T4 पे। फिर आपके टॉप कंज्यूमर आया है, तो वो कहाँ? T5 पे। तो इसमें पोषण स्तर एक बढ़ गया, खाद्य श्रृंखला थोड़ी लंबी हो गई, तो ऊर्जा बहुत ही कम हो जाएगी आगे जाकर, और इकोलॉजिकली वो बहुत वीक हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि ये जो हाई ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं ये इकोलॉजिकली वीक ही होते हैं, लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली वीक होने के कारण एनर्जी के हिसाब से उनकी संख्या बहुत कम होती है। यस बेटा, क्लियर? अब देखिएगा यहाँ जो चारण खाद्य श्रृंखला है, ग्रेजिंग फूड चेन है, इसका अपन बात की और भी दे सकते हैं। घास है, घास में रैबिट खरगोश है, खरगोश को सीधा लोयन खा सकता है ना बेटा? देखो ये जो बीच वाले हैं, मतलब दो चीज जरूर होगी, ये घास और शाकाहारी, उसके बाद सीधा टॉप हो सकता है। ये बीच वाले हो तो हो, नहीं हो तो भी कोई जरूरी नहीं है। वो तो खाद्य श्रृंखला छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो स्थायित्व उतना ही ज्यादा रहेगा। छोटी खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व ज्यादा रहता है, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी क्या है? ज्यादा है। अब देखिए मैं जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला बता देता हूं। जलीय पारितंत्र में तो तुम जानते हो कि समुद्र के जो सबसे मुख्य उत्पादक होते हैं क्राइसोफाइट होते हैं, डायटम होते हैं, है ना बेटा? तो देखो अपन उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और ये ट्रॉफिक लेवल T1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा बेटा? जू प्लैंक्टन, जंतु प्लवक, जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा बेटा? स्मॉल फिश, छोटी मछली। और छोटी मछली को फिर कौन खा रहा है बेटा? लार्ज फिश, लार्ज फिश, बड़ी मछली। तो देखिएगा कि ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है T1 ट्रॉफिक लेवल। जू प्लैंक्टन आपके क्या है? PC, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ट्रॉफिक लेवल T2। और फिर स्मॉल फिश आपकी क्या है बेटा? स्मॉल फिश की बात करते हैं तो T3, यानी सॉरी SC, सेकेंडरी कंज्यूमर T3। और फिर आपकी क्या होगी? लार्ज फिश होगी, तो लार्ज फिश क्या हो जाएगी बेटा? T4। बात को समझ रहे हैं? तो ये जलीय पारतंत्र में क्या होगी? चारण खाद्य श्रृंखला होगी। यस, जलीय पारतंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला। तो ये आपकी हो गई ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। यस, अब नेक्स्ट देखिएगा अपन जो अगली मुख्य खाद्य श्रृंखला वो डेट्रिटस फूड चेन है। डेट्रिटस फूड चेन अपन पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, अब देखिए बेटा कि जो दूसरी मुख्य खाद्य श्रृंखलाएं हैं तो वो आपकी हैं, यहाँ आपके एनसीईआरटी में तो दो ही मुख्य बता रखी हैं, GFC ग्रेजिंग फूड चेन चारण खाद्य श्रृंखला, और DFC यानी अपन दूसरी मुख्य की बात कर रहे हैं, डेट्रिटस फूड चेन, अपरदी खाद्य श्रृंखला। अब देखिए बेटा कि जो अपरदी खाद्य श्रृंखला है, तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं अपरदी पदार्थों से प्रारंभ होती है। यानी बेटा ध्यान से सुनो कि प्रकृति में चलो प्रोड्यूसर ने सनलाइट को इंटरप्ट किया, फिर प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खा गया, ये तो चीजें हो रही हैं, और फिर उन्होंने अपना बायोमास बनाया, फिर मांसाहारी खा गए, तो लिविंग बायोमास है। लेकिन शाखा पत्ती पुष्प जो टूट गए, जो डेड हो गए, या कोई भी जंतु मर्त हो गया, उसका क्या है भाई? वहां से कैसे अपन बात रहे एनर्जी फ्लो है? तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेट्रिटस फूड चेन, अपरदी खाद्य श्रृंखला, यानी इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं अपरदी पदार्थों से प्रारंभ होती हैं। यानी यहां पर पहले पोषण स्तर पर, पहले पोषण स्तर पर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर
क्या होता है बेटा? डेट्रिटस। डेट्रिटस यानी ये स्टार्ट कहां से होती है? डेट्रिटस से। और वो स्टार्ट कहां से हुई थी? प्रोड्यूसर से। एक एक चीज का अंतर निकालते जाएं। तो डेट्रिटस, अपरद। अपरद क्या होता है बेटा? आपको भी पता है, डेड प्लांट, जो मृत पादप अवशेष होते हैं, डेड प्लांट, डेड एनिमल। यस बेटा। और वो जो उनका मलमूत्र होता है ना बेटा, यानी अपन सीधी सी बात कह दें कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फूड चेन का एग्जांपल देता हूं कि जैसे सबसे पहले डेट्रिटस था, डेट्रिटस, अपरद, है ना बेटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और अपन ने कहा था कि भाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन, अपगठन, सूक्ष्म जीवी प्रक्रियाओं, जीवाणु और कवक के एंजाइमों, है ना, के थ्रू आपका होगा। तो आप समझ सकते हो कि इस डेट्राइटस पर डिकम्पोजर होंगे। इसमें डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स का मीन क्या होता है? अपगठक। और अपगठक, मुख्य अपगठक कौन है? जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। ये बात हो गई। बस इस खाद्य श्रृंखला के जो सबसे मुख्य जीव हैं, सबसे प्रमुख जीव हैं, वो डिकम्पोजर ही हैं, जीवाणु और कवक। हो गया बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि देखो जो प्रकृति में जब इस सड़े गले पदार्थों में जो डेट्रिटस है उस पर जब जीवाणु कवक वहां अपने एंजाइम निकालेंगे और फिर आप जानते हैं जटिल को सरल कार्बनिक में, फिर अकार्बनिक में, और अवशोषणी पोषण करेंगे, तो वहां उन जीवाणु कवक को खाने वाले कुछ अपनमात्र की कर्मी आपके पास में आ जाते हैं। जैसे एम्फिड, एम्फिड्स आ गए, या निमेटोड, जानते हो गोल कर्मी, जो लट होती ना, लट कर्मी, निमेटोड्स। यस। तो या कुछ मोलास्क। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि वो इन अपघटकों को खा सकते हैं। और फिर आप कहते हैं बेटा भाई इसके बाद इनको कौन खाएगा? बर्ड, बर्ड। और बर्ड जब एग देंगे, अंडे देंगे, तो फिर स्नेक, सांप, और सांप को बाज। तो ये एक दो ट्रॉफिक लेवल के बाद तो ये ग्रेजिंग से ही जुड़ जाती है ना, चारण से ही जुड़ जाती है। लेकिन यहां फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रथम पोषण स्तर पर देखो कौन है? डेट्रिटस। और इसके सबसे मुख्य सजीव कौन है? डिकम्पोजर, अपघटक और जीवाणु। बाद में तो आप जानते हैं उनको कौन खाते हैं? एम्फिड है, निमेटोड जो गोलकर्मी है, या कुछ मोलास्क। फिर बर्ड, उनको जैसे कई पक्षी लट्ठे नहीं खाती हैं क्या, है ना, कर्मियों खाती है बर्ड। और फिर आप जानते हो वो एग देती है, स्नेक, सांप और बाज। यस बेटा। तो ये अपन बात बेटा की जो डेट्रिटस फूड चेन है उसका आपके सामने एक एग्जाम्पल हो गया। यस बेटा। अब देखो मैं आपकी बात करता हूं, इसके अलावा एक यहां और एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि जैसे अपन जो ये दूध होते हैं, दूध में बैक्टीरिया होते हैं ना, दूध दही में, तो मिल्क है ना, तो मिल्क, दूध, दूध से आप जानते हैं कि जैसे कर्ड बनता है, दही बनता है। यस बेटा। और तुम जानते हो कि दही में खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं, कर्ड, दही में खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं। यस बेटा। और अगर बैक्टीरिया हैं तो फिर आप जानते हो कि उस दही को कौन खा रहा है? मानव, ह्यूमन। तो ये भी एक प्रकार की डेट्रिटस फूड चेन ही हो गई। क्या होगी बताओ? डेट्रिटस। अच्छा सुने, अगर अपन अपने आहार में दही खा रहे हैं, मनुष्य अगर आहार में दही खाता है तो फिर वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होता, द्वितीयक उपभोक्ता में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है? द्वितीयक उपभोक्ता में। यस बेटा। ये बात आपके सामने होगी, मिल्क, कर्ड और ये ह्यूमन। यस बेटा। तो ये आपकी होगी डेट्रिटस फूड चेन। अच्छा सुने, डेट्रिटस फूड चेन सीधे तौर पे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। तो आप कहोगे कि यह या ये खाद्य श्रृंखलाएं ये सूर्य के प्रकाश पर, सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, या हरे पेड़ पौधों पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि इनकी शुरुआत प्रोड्यूसर से नहीं होती है। पहले ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर नहीं होता है,
तो ये सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, या सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्षता डायरेक्टली यहाँ पे कोई मतलब जरूरत नहीं होती है। यस बेटा। अब अपन कहें बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, ये आपकी होगी डेट्रिटस फूड चेन। अब एक तीसरा रूप दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, जो फूड चेन का तीसरा टाइप दे रखा है वो आपको दे रखा है पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइट फूड चेन मतलब परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। यस बेटा। अब देखो कि जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है, पैरासिटिक फूड चेन है, उसके लिए अपन क्या कहते हैं, उसके लिए बेटा अपन कहते हैं कि भाई परजीवियों का कम से कम एक पोषण स्तर पर आना, यानी किसी ना किसी एक पोषण स्तर पर अगर परजीवी आ गए तो क्या काउंट होगी, पैरासिटिक फूड चेन, यानी परजीवियों का कम से कम एक पोषण स्तर पर उपस्थित होना, यानी किसी न किसी एक पोषण स्तर पर अगर परजीवी उपस्थित हैं तो वो पैरासिटिक फूड चेन मानी जाएगी। यस बेटा। अब देखो जो चारण खाद्य श्रृंखला थी वो भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई थी, ये भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, लेकिन चारण खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर ट्रॉफिक लेवल पे साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ा था, यहाँ साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, घटेगा। यस, बाकी वो भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ये भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। पहले ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ भी प्रोड्यूसर होता है, जैसे ट्री, एक वृक्ष, और उस वृक्ष पर आधारित खाद्य श्रृंखला ट्री के ऊपर बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, बर्ड, और उन बर्ड के ऊपर पैरासाइट है, क्या भी पैरासाइट। तो आप समझ रहे हैं कि इस फॉर्म में ये ट्रॉफिक लेवल T1, T2 और T3 होगा यहाँ पे, तो ये आपकी होगी एक पैरासिटिक फूड चेन। यस बेटा। और इसमें भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आपका वृक्ष ही है, उत्पादक ही है, और सूर्य के प्रकाश की यहाँ जरूरत है, लेकिन यहाँ उत्तरोत्तर साइज घटता है और वहां साइज क्या होता, बढ़ाता। तो ये होगी पैरासिटिक फूड चेन। लेकिन बेटा देखो प्रकृति के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य फूड चेन होती है, एनसीईआरटी में आपको बता रखी है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन होती है। देखो अगर अपन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस में अगर अपन अंतर अगर आप करो, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे नॉर्मल आपको केवल, क्योंकि वो सारे हो चुके हैं। यस, तो ध्यान से सुनिएगा, वही बातें अपन आगे लिखेंगे कि यदि अपन ग्रेजिंग फूड चेन में और डेट्रिटस फूड चेन में, डीएफसी में अगर अपन अंतर करें तो देखो ये किससे स्टार्ट होती है, ये हमेशा स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये हमेशा उत्पादकों से शुरू होगी, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी यहां अपन लिखें कि स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये हमेशा उत्पादकों से शुरू होगी, प्रोड्यूसर से। ये स्टार्ट फ्रॉम डेट्रिटस, ये अपरद पदार्थों से स्टार्ट होगी। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जीएफसी के अंदर फिर अपन कहेंगे कि जीएफसी में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्लांट होंगे, यहाँ पे आप जानते हो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, डेट्रिटस, क्या होगा, डेट्रिटस। यस, तो यहां फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्लांट्स, और यहां फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा बेटा, अपरदी पदार्थ, डेट्रिटस। बोलो होगा कि नहीं होगा। यस, अब तुम्हें अच्छे से पता है कि ये डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, और आप समझ सकते हैं कि ये दे डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, ये सीधे तौर पर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं है। यस बेटा। अब सुने कि जो जीएफसी होती है, जीएफसी के लिए अपन बोलते हैं कि ये आप जानते हो कि 10% रूल को फॉलो करती है, 10% रूल के अकॉर्डिंग ही ऊर्जा प्रवाह होता है, 10% रूल के अनुसार ही ऊर्जा प्रवाह। ये अभी अपन लिखेंगे कि ये 10% नियम को पालना नहीं करती है। यस बेटा। फिर अपन एक बात कहेंगे भी, देखना यहां पर कि
जो जलीय पारितंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन जीएफसी है, लेकिन स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन क्या है? डीएफसी है। क्या है बताओ? डीएफसी। यस बेटा। तो अब आप इसमें नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए मैं कहता हूं कि जीएफसी यानी ग्रेजिंग फूड चेन जो चारण खाद्य श्रृंखला है, डीएफसी तथा पीएफसी एक या एक से अधिक पोषक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं या आपस में कनेक्ट हो सकती हैं खाद्य श्रृंखलाएं। यानी जीएफसी, डीएफसी और पीएफसी एक या एक से अधिक पोषक स्तर पर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है, जुड़ी हो सकती है। जैसे मैं आपको समझा भी देता हूं, ये ग्रेजिंग फूड चेन है, ये ग्रेजिंग फूड चेन है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जैसे प्रोड्यूसर से स्टार्ट है ना, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, हॉक, पिकॉक, यानी घास, कीट, मेंढक, सांप, ये बाज या मोर है। अब ये आपकी, ये तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, तो ये जीएफसी है। ये क्या है बेटा? जीएफसी। और ये देखो डेट्रिटस से, पहले पोषण स्तर पर डेट्रिटस अपरद, तो अपरदी पदार्थों से शुरू हो रही है, तो देखो ये क्या है? डीएफसी। डीएफसी मैंने आपको बताया था कि अपरदी पदार्थों में बैक्टीरिया, फंजाई, जीवाणु, कवक, डिकम्पोजर, बेटा अपघटक। यस। और इन जीवाणु कवक को फिर आगे एम्फिड या निमेटोड जो कर्मी है, गोल कर्मी, ये खा रहे हैं। यस। अब देखिए ये बर्ड, अब बर्ड जैसे अंडे देगा तो ये स्नैक, तो बताओ ये डीएफसी किससे जुड़ गई? किससे जुड़ गई? डीएफसी जीएफसी से जुड़ गई ना। और फिर आप जानते हो कि इस बर्ड के ऊपर पैरासाइट हो सकते हैं, और आपने कहा कि अगर किसी एक पर भी एक पोषण स्तर पर अगर पैरासाइट हुआ तो फिर वो पैरासिटिक फूड चेन, जैसे ये सीधी ऐसे आ जाएगी तो पैरासिटिक फूड चेन होगी, तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं उस बर्ड के ऊपर। तो आप कहते हो कि प्रकृति के अंदर जो जीएफसी, डीएफसी या पीएफसी एक या एक से अधिक पोषक स्तरों पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है। यस। अब बेटा देखो नोट सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कि स्थलीय पारितंत्रों में, स्थलीय पारितंत्रों में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का मुख्यतः डेट्रिटस फूड चेन डीएफसी के माध्यम से होता है। यानी स्थलीय पारितंत्रों में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन जो है डेट्रिटस फूड चेन है। मेजर कंडक्ट, सॉरी मेजर कंडक्ट, कंडक्ट मतलब एनर्जी फ्लो। तो स्थलीय पारतंत्र में महत्वपूर्ण साधन डीएफसी क्यों है? ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन डीएफसी है। जैसे फॉरेस्ट क्यों है भाई? मैंने आपसे क्या कहा था कि जो प्रकृति के हरे पेड़ पौधे हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और खूब जो बायोमास प्रोडक्शन करते हैं, तो एक मात्रा शाकाहारियों पे और अपने शोषण में खर्च कर लेते हैं। बाकी अपन बात करें कि बायोमास अपने बॉडी में जमा करते रहते हैं, तो ये बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, तो हाई बायोमास होता है। तो जब इनकी मृत्यु होती है, फॉरेस्ट में शाखा पत्तियां पूरे वृक्ष की या बड़े एनिमल्स की मृत्यु होती है, तो आप जानते हैं कि डेट्राइटस खूब बनता है, अपरद खूब बनता है। इसलिए इस जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां जानते हो कचरा यानी डेट्राइटस खूब है, तो वहां ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन क्या है? डीएफसी। लेकिन अगर अपन जलीय पारतंत्र की बात करें, जलीय पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो महत्वपूर्ण साधन है मुख्य जीएफसी के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां दिमाग लगाओ, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा है, लेकिन जलीय पारतंत्र में पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर, वो सूक्ष्म प्लवक हैं, आपको नग्न आंखों से दिखेंगे नहीं। अब वो बहुत ज्यादा तेजी से विभाजित होकर अपने से ज्यादा जैव भार वाले जूप्लैंक्टन का जैव भार ज्यादा है खड़ी प्रसंन, तो उन जूप्लैंक्टन को पोषण उपलब्ध कराते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो जूप्लैंक्टन को पोषण मिल रहा है, फिर जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। तो वहां अपन बात करते हैं बेटा कि जो डेट्रिटस है वो बहुत न के बराबर बनता है, तो वहां ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन क्या है? जीएफसी। ये लो जी। अब देखिए फिर मैं आपको बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो आपका होता है जीएफसी, यहां तो 100% 10% रूल फॉलो होता है, यानी निचले से ऊपरी पोषण स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो केवल 10% स्थानांतरित होती है, 90% का उष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो 3 से 4 पोषण स्तरों पर जाते ही सीमित हो जाती है, 3 से 4 पोषण स्तरों पर ही सीमित हो जाती है ना। लेकिन देखो एक बार डीएफसी में डेट्रिटस जो अपरद है, तो बेटा अपरद से प्राथमिक उपभोक्ता में
ऊर्जा स्थानांतरित होने में 10% रूल फॉलो नहीं होता है शुरू में। यहां तो हमेशा ही 10% होगा। यहां इस डेट्रिटस से एक बार बैक्टीरिया पर एनर्जी ज्यादा जाएगी, यानी बैक्टीरिया पर एनर्जी जाने में 10% रूल लागू नहीं होता है। लेकिन आगे के पोषण स्तरों पर, आगे बैक्टीरिया के बाद ये जो ये ट्रॉफिक लेवल है, एम्फिड, बर्ड, यहां फिर 10% नियम लागू होगा। तो फिर आगे के पोषण स्तरों में 10% के अनुसार फ्लो होता है, इसलिए इसमें भी पोषण स्तरों की संख्या क्या है, सीमित है। तो प्रकृति में 3 से 4 पोषण स्तर ही होते हैं, क्योंकि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों पे ऊर्जा की मात्रा बहुत तेजी से घटती है। यस बेटा, ये बहुत है। इसलिए अपन कहते हैं कि पारतंत्र में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होती है, 3 से 4 पोषक स्तर ही होते हैं। और खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यस बेटा। हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देकर बता दूंगा कि भाई एक तो जैसे ये ग्रास है, ग्रास, तो घास को जैसे मान लो हिरण खा रहा है। अब हिरण को भेड़िया खाए फिर शेर खाए तो शेर को कम उपलब्ध मांस होगा, लेकिन अगर घास, हिरण और सीधा कौन आ जाए, लायन आ जाए, तो इसको उपलब्ध ऊर्जा थोड़ी ज्यादा मिलेगी। बात को समझे? तो ये बात आपकी हो गई क्लियर। अब देखिए बेटा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, तो अब देखिए बेटा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि जीएफसी जो चारण खाद्य श्रृंखला है, चारण खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः आप डिकम्पोजर को कहीं पर भी शो नहीं कर रहे हो। आपने जब चारण खाद्य श्रृंखला बताई थी तो अपघटकों को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन अगर दर्शाने की आवश्यकता हुई तो सबसे ऊपरी पोषण स्तर पे रखेंगे, सबसे टॉप ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे। भाई देखो ध्यान दो, ये घास है, ये प्रोड्यूसर है T1, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट प्रोड्यूसर है। फिर ये साग बक्सी है, ट्रॉफिक लेवल T2, और अब ये सिंपल फूड चेन है, छोटी खाद्य श्रृंखला तो T3, वरना तो बीच में अगर वोल्फ आता तो T4, और चाहे वो आ जाता वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने सिंपल लिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि चारण खाद्य श्रृंखला है। अब अपन चारण खाद्य श्रृंखला में कहीं पर भी अपघटकों को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन यदि दर्शाने की आवश्यकता हो तो सबसे ऊपरी पोषण स्तर पर, तो देखो ये लो, ये लो, ये लो, तो सबसे ऊपरी पोषण स्तर पर डिकम्पोजर आएंगे, अपघटक आएंगे। कौन आएंगे? अपघटक। क्यों? क्योंकि बेटा देखो प्रकृति में वास्तव में अपघटक प्रत्येक प्रकार के पोषण स्तर से ऊर्जा लेते हैं, क्यों भाई? भाई घास में शाकापत्ति के घास की मृत्यु होगी तो भी डेट्रिटस बनेगा, शाकाहारी जीव के मृत अवशेष या मलमूत्र तो भी डेट्रिटस बनेगा, और मांसाहारी जीव की मृत्यु होगी तो भी डेट्रिटस बनेगा। तो डेट्राइट्स आएगा ना, और डेट्राइट से डिकम्पोजर को एनर्जी मिलेगी, अपघटक को। तो चारण खाद्य श्रृंखला में आप अपघटकों को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन यदि दर्शाने की आवश्यकता हो तो सबसे टॉप पे रखते हैं, सबसे टॉप पे। यस बेटा। तो ये सारी बातें मैंने आपको, और देखिएगा कि जीएफसी में, ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी फ्लो थोड़ा फास्ट होता है और डीएफसी में एनर्जी फ्लो थोड़ा स्लो होता है। तो ये सारे अंतर मैंने आपको बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए मैंने। एंड साइड में इतना सुंदर दे रखा है जीएफसी और डीएफसी को, तो आप बहुत परफेक्टली वहां से लाइन टू लाइन पढ़े तो आपको सारे क्वेश्चंस और अच्छे परफेक्टली होंगे बेटा। यस, फूड वेब, खाद्य जाल, तो आप देखिए बेटा कि खाद्य जाल किसे कहते हैं, फूड वेब किसे कहते हैं। यस, तो बेटा अपन कहते हैं कि बड़े पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न पोषक स्तरों पर जुड़कर खाद्य जाल निर्मित करती हैं।
है ना बेटा, कि बड़े पारितंत्रों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न पोषक स्तरों पर संबंधित होकर खाद्य जाल बनाती हैं या जुड़कर खाद्य जाल बनाती है। यस बेटा। अब अपन कहें देखो कि इन इकोसिस्टम यानी पारितंत्र में मैनी फूड चेन, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, मैनी फूड चेन आर इंटरलिंक्ड होती है, इंटरलिंक्ड टुगेदर, आपस में जुड़ी होती है, आपस में संबंधित होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, टुगेदर ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, विभिन्न पोषण स्तरों पर, ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल टू फॉर्म फूड वेब, टू फॉर्म फूड वेब। यस बेटा। यह सिंपल लैंग्वेज में कहें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में कहें सीधी सी बात कि भाई कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से, कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से खाद्य जाल निर्मित होते हैं, है ना बेटा। कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल, फूड वेब निर्मित होते हैं। यस। अब सीधी सी बात कहें बेटा कि प्रकृति में, नेचर में, प्रकृति में, वास्तव में, प्रकृति में वास्तव में खाद्य जाल ही उपस्थित होते हैं। यानी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नेचर में अगर अपन रियली में देखें तो नेचर में फूड वेब भी एग्जिस्टेंस में होते हैं, प्रकृति में वास्तव में खाद्य जाल उपस्थित होते हैं। आप दिमाग लगाओ, कोई भी एक पारितंत्र वन है, क्या एक जंगल में, क्या एक वन में कोई एक खाद्य श्रृंखला का होना पॉसिबल है? या केवल एक ही खाद्य श्रृंखला हो? या किसी घास स्थल में क्या एक ही खाद्य श्रृंखला हो? वहां अनेक खाद्य श्रृंखलाएं स्टार्ट होगी और वो आपस में अलग अलग पोषक स्तरों पर आपस में जुड़ी होंगी या अंतर संबंधित होंगी, तो क्या बनाएंगी? फूड वेब। क्या बनाएंगी बेटा? फूड वेब। तो प्रकृति में वास्तव में खाद्य जाल उपस्थित होते हैं। यस बेटा। अकेली खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन आपने बनाई थी, अकेली खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व संभव नहीं है। अकेली खाद्य श्रृंखला का अस्तित्व बेटा प्रकृति में संभव नहीं है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा कि वन पारितंत्र में पाए जाने वाला खाद्य जाल यानी जटिल होगा और स्थायी भी होगा, बताएंगे अपन। यस बेटा। या इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें भोजन का प्रवाह अनेक मार्गों से होता है, अनेक मार्गों से होता है। यानी कई मार्गों से बेटा इसके अंदर भोजन का प्रवाह होता है, सीधी सी बात है। और जैसे अपन वन की बात करें, मैंने भी लाइन बोली कि वन पारितंत्र में जो पाए जाने वाला खाद्य जाल है वो जटिल भी होगा और स्थायी भी होगा। अब देखिए बेटा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं कि इस खाद्य जाल के लाभ क्या है, लाभ क्या बेनिफिट है खाद्य जाल के, भाई बताओ। प्रकृति में खाद्य जाल अगर जटिल हो तो स्थायित्व अधिक होता है। या मैं कहूं कि खाद्य जाल के लाभ क्या हैं, तो देखो बेटा, एक तो भोजन क्या होगा? अधिक भोजन होगा। अब अधिक भोजन तो होगा, लेकिन वो अधिक विविधता का भोजन, कई प्रकार का, अधिक विविधता का भोजन। तो अधिक भोजन होगा, अधिक विविधता का भोजन, तो सजीवों का बेहतर पोषण, मतलब बेटर न्यूट्रिशन होगा, अच्छा पोषण होगा। अरे भाई, जैसे मान लो आपको घर पे या फिर हॉस्टल में रखा जाए और आपको पनीर मान लो आपको बहुत पसंद है, लेकिन रोजाना ही डेली एक ही एक दिया जाए तो आप उससे भी ऊब जाएंगे। यस बेटा। तो देखो, खाद्य जाल में भोजन का प्रवाह अनेक मार्गों से होता है, तो अधिक भोजन हो गया, अधिक विविधता का भोजन हो गया, तो बेहतर पोषण हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन कहते हैं बेटा कि खाद्य जाल में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीव
खाद्य जाल में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे उपस्थित जो जीव है उसको अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार अपन बात करें बेटा, तथा स्वाद के अनुसार भोजन उपलब्ध होगा, इच्छा के अनुसार और स्वाद के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक जीव के पास भोजन के एक से ज्यादा अधिक विकल्प हैं। और अपन ऐसे कर दें भी चलो कोई बात नहीं, पनीर तो बहुत अच्छा है, हम रोजाना पनीर तो रख ही दें, लेकिन कभी उसके साथ में चना मसाला, कभी और कुछ, कभी कोई और आइटम है, वो तुम क्या क्या खाते हो, जो फ्रेंच फ्राइज खाते हो, और है तुम अपन बात बेटा की कई सारी चीजें, मंचूरियन खाते हो, तो तरह तरह की चीजें रख दें अपन, है। तो अब जो जिसको जो पसंद है, अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार, यस बेटा, वो भोजन को ले पाएगा। इसलिए प्रकृति के अंदर खाद्य जाल, फिर अपन कहेंगे कि खाद्य जाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी प्रत्येक जीव के पास खाने के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। अपन ये कहेंगे बेटा इसमें कि प्रत्येक जीव के पास खाने के लिए एक से अधिक विकल्प होते हैं। यस मेरे बेटा। हाँ तो देखिए बेटा, यहां आपको एक खाद्य जाल फूड वेब का मैं प्रारूप बता देता हूं। जैसे यहां अगर अपन लें ग्रासलैंड, यस बेटा, तो नीले पेन से अपन लेंगे भाई, यहां देखो अपन देखते हैं इस पेन से, यानी देखो ग्रासलैंड, घास स्थल, तो इसका मतलब बेटा ये प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक। और उत्पादक हमेशा और हमेशा किस कार्यात्मक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को। ये लो जी, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखो बेटा कि या फिर अपन एक वन फॉरेस्ट ले सकते हैं। यस, तो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में भी जो झाड़ियां, जो ट्रीज, वर्क्स हैं, वो सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? T1 को, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को। अब देखिए यहाँ ग्रासलैंड में जैसे अपन बात करते हैं बेटा कि यहाँ मैं सबसे पहले बात करूंगा इंसेक्ट की। इंसेक्ट यानी जो फाइटोफैगस इंसेक्ट बताए थे, पादपभक्षी कीट। यस बेटा, तो इंसेक्ट की बात होगी। इंसेक्ट को मैं आगे बात करूंगा, जैसे फ्रॉग ले सकता है इंसेक्ट को, फ्रॉग। और फ्रॉग से मैं आगे बात करूंगा स्नैक, सांप। और उसके बाद में आगे यहाँ बात करूंगा कि यहाँ दोनों फॉर्म में जा सकता है, पिकॉक, मोर। पिकॉक क्या? हॉक, बाज, या चील हो सकती है, ईगल भी हो सकती है। यस बेटा, क्लियर। अब देखिएगा कि यहां नेक्स्ट में लेता हूं कि ये अपन बात रहा कि यहां बात करता हूं मैं रैट की, चूहे की। यस बेटा, चूहे की बात कर ली मैंने। और देखो ये सीधे शाक भक्षी हैं, तो इसका भी ट्रॉफिक लेवल T2 है और इसका भी ट्रॉफिक लेवल T2 है। अब देखो रैट को सीधा कौन खा सकता है? स्नैक। या फिर कौन खा सकता है? बाज। ये लो जी। यस, अब देखो मैं यहां बात करता हूं किसकी? रैबिट की, खरगोश की। तो रैबिट भी शाक भक्षी होता है, रैबिट, खरगोश जो है, ये भी ट्रॉफिक लेवल T2। अब रैबिट को आप जानते हैं कि सीधा कौन? हॉक। या अपन बात करें कि रैबिट के लिए कौन हो सकता है? जैसे लॉयन हो जाए यहां पे। यस, अब देखो मैं यहां पे बात करता हूं, जैसे रैबिट के बाद मैं यहां पर बात करता हूं बेटा किसकी? जैसे मान लो कि डियर, हिरण। यस, अब हिरण के लिए मैं यहां बात कर सकता हूं कि भी वॉल्फ है, भेड़िया है, वॉल्फ, या फॉक्स है, या जैकाल, जो सियार होता है जैकाल है। यस, और इन सबको कौन? सीधा लॉयन। भाई इस ये लॉयन खा लेगा, या इस रैबिट को भी ये लो, वॉल्फ फ्री जैकाल। क्लियर। या फिर मैं यहां बात कर सकता हूं बेटा जैसे गोट, बकरा, गोट। अब गोट को ये वॉल्फ और जैकाल, या फिर अपने यहां पर ये ले लें टाइगर हो सकता है।
तो ये आप जानते हैं क्या बन गया, फूड वेब। क्या बन गया बेटा, फूड वेब, खाद्य जाल। यस, ये आपके सामने बन गया एक फूड वेब। और प्रकृति में आप जानते हो बेटा कि फूड वेब का अस्तित्व है, खाद्य जाल का ही अस्तित्व है, अकेली खाद्य श्रृंखला का पाया जाना संभव नहीं है। यस, ये लो जी, क्लियर। लेकिन देखिए यहां पर प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्रॉफिक लेवल, यहां प्रोड्यूसर ऑलवेज हमेशा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे है। और जो भी शाक बक्सी हैं, शाकाहारी हैं, इंसेक्ट हो, रैट हो, रैबिट हो, डियर हो, गॉट हो, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रॉफिक लेवल T2। और आगे वाले तो जैसा अपना भोजन व्यवहार बदलेंगे, यस बेटा, उसी के अनुसार उनका ट्रॉफिक लेवल बदल सकता है। क्लियर है। अब देखिएगा कि यहां अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि भाई पारितंत्र में मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जितनी ज्यादा विविधता होगी उतना ही जटिल खाद्य जाल होगा, है ना। अपन कहेंगे बेटा पारितंत्र में जितनी ज्यादा विविधता होगी, अधिक विविधता, तो अधिक विविधता होगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो अपन कहेंगे अधिक जटिल खाद्य जाल। और जितना जटिल खाद्य जाल होगा, अधिक जटिल खाद्य जाल, उतना ही उस पारितंत्र का स्थायित्व अधिक होगा, अधिक स्थायित्व। यस बेटा। तो अपन कहते हैं कि फूड वेब जितना जटिल होता है, पारितंत्र उतना ही स्थायी होता है। अपन कहेंगे कि फूड वेब जितना अधिक जटिल होता है, पारितंत्र उतना ही स्थायी होता है। पारितंत्र उतना ही क्या होता है बेटा, स्थायी होता है। सीधी सी बात बता दूं मैं आपको, जैसे ऐसा पारितंत्र प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता है, लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखता है जितने ज्यादा जटिल खाद्य जाल होते हैं। और अगर खाद्य जाल सरल हुए, यदि खाद्य जाल क्या हुए बेटा, सरल, तो फिर पारितंत्र कभी भी समाप्त हो सकता है, वो पारितंत्र अस्थायी होता है। क्या होता है बेटा, अस्थायी। तो ये सारी बात मैंने आपको बताई बेटा। अब देखो बेटा, सीधी सी बात अपन यहां करते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल आपके सामने मैं बता रहा हूं, ट्रॉफिक लेवल ये यहाँ पे इक्वल के होगा। जैसे बेटा मैं आपके सामने ट्रॉफिक लेवल जो बता रहा हूं, तो यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें उससे रिलेटेड करेंगे, तो देखिएगा। यहां मैं बात करता हूं बेटा कि जीवों का पोषण स्तर। देखो जो जीवों का ट्रॉफिक लेवल है, जीवों का पोषण स्तर, तो मैं कहूंगा बेटा कि जीवों का पोषण स्तर उनके भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर, जीवों का पोषण स्तर उनके भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर निर्भर करता है। यस बेटा, कि वो किस टाइप का भोजन ले रहे हैं, तभी तो उसका वो फंक्शनल पोजीशन बनेगी, कार्यात्मक उसकी स्थिति बनेगी। तो जीवों का पोषण स्तर उनके भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि इस व्यवहार में बदलाव होगा, यदि इस व्यवहार में बदलाव होगा तो पोषण स्तर में भी बदलाव होगा, जैसे बेटा प्रकृति के जो स्वपोषी होते हैं, चाहे हरे पेड़ पौधे, चाहे वो जंगल में, अपन बात रहा कि घास में कहीं पर भी ग्रो करें, है ना, अगर वो प्रोड्यूसर हैं तो ट्रॉफिक लेवल हमेशा T1, क्योंकि वो स्वपोषी हैं तो अपना व्यवहार नहीं बदल सकते। बात को समझे नहीं समझे, अधिकांशतः ऐसे जैसे कीटाहारी पादप होते हैं, इंसेक्टिवोरस, तो जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो T1, लेकिन जब वो कीट को खाते हैं तो वो आपके होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, T3 को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनना आप बात, है ना। और अपन कहें बेटा, अब देखिए ये बात हो गई, बाकी अपन बात रहे कि जो हरे पेड़ पौधे होंगे वो ट्रॉफिक लेवल T1 को ही रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा।
फिर देखो कि जो शाकाहारी होते हैं ये तो केवल सीधे पादप को ही खा सकते हैं, तो ये तो एक ही कार्यात्मक स्तर रखेंगे T2, इनका फिक्स है T2, है ना। अब आगे देखो अपन कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने के व्यवहार पर निर्भर करता है, व्यवहार में बदलाव होगा तो पोषण स्तर में बदलाव होगा। देखिए कैसे, ध्यान से सुनना। यहां पर देखिए बेटा कि ये ग्रासलैंड में मान लो रैबिट है, खरगोश, खरगोश को सीधा लोइन खाता है, तो यहाँ T2 और लोइन कितने पे गया, T3 पे गया। लेकिन अगर मान लो खरगोश को वॉल्फ भेड़ियारी खा जाते हैं, जयकाल, तो ये तो T3 पे आ गए, और अब लोइन कितने पे गया, T4 पे गया। कितने पे गया, T4 पे। और देखो यहाँ देखो T2, फिर फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नैक, यहाँ पिकॉक, तो ये 5 पे चली जाएगी, ये लंबी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। बात को समझे। अब आप दिमाग लगाना, देखो इसलिए लंबी खाद्य श्रृंखला हो जाती है तो ऊर्जा उतनी कम उपलब्ध होती है। अब देखो कि ये ग्रास में रैबिट है, रैबिट को लोइन सीधा खा ले तो मजा आएगा लोइन को, क्योंकि ज्यादा उपलब्ध भोजन मिलेगा, वरना तो फिर वो 90% लॉस और 10%। अगर वो वॉल्फ और जेकाल को खाएगा तो कम मजा आएगा उसको। इसलिए टाइगर लोइन ज्यादातर हिरण को और खरगोश को और यानी शाकाहारियों को, गोट को और इनको शाकाहारियों को ढूंढते हैं। बात को समझे। तो अपने कहा कि यदि इस व्यवहार में बदलाव होगा तो पोषण स्तर में भी क्या होगा, बदलाव होगा। यस बेटा, अपन कहते हैं कि पोषण स्तर खाद्य श्रृंखला में, पोषण स्तर जितने कम होंगे, पोषण स्तर जितने कम होंगे, है ना बेटा। जैसे एक फूड चेन में पोषण स्तर अपन कहें बेटा जितना कम होगा, स्थिरता उतनी क्या होगी, अधिक होगी। स्थिरता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उपलब्ध ऊर्जा अधिक होगी। उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी बेटा, अधिक होगी। बात को समझे। हाँ, आपस में तो कितने भी गुत्थे हुए हों, लेकिन जैसे फिर एक फूड चेन चले तो उसमें पोषण स्तर कम हो। जैसे मैंने कहा था आपको कि डियर है ना, और डियर को ये सीधा ही अपन बात रहे कि यहाँ टाइगर खा जाए, जैसे गोट को सीधा टाइगर खा गया। अगर वो वॉल्फ और उसके माध्यम से जाती है तो आप जानते हो कि उपलब्ध ऊर्जा कम होगी, है ना। इसलिए अपन कहते हैं कि पोषण स्तर जितने कम होंगे, स्थिरता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि उपलब्ध ऊर्जा अधिक होगी। इसलिए छोटी खाद्य श्रृंखलाओं का में उपलब्ध ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बता दी। अच्छा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक साथ एक से अधिक पोषण स्तर भी दर्शा सकते हैं, एक से अधिक पोषण स्तर दर्शा सकते हैं। पोषण स्तर दर्शा सकते हैं। जैसे एक स्पैरो है, चिड़िया है स्पैरो, अगर वो बीज खाती है, स्पैरो अगर वो सीड खाती है, कहते हैं ना कुछ पक्षी बीज या फल खाते हैं, सीड फ्रूट, अगर वो सीड और फ्रूट खाती है तो ट्रॉफिक लेवल T2 को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो शाक पक्षी होती है। लेकिन अगर वो इंसेक्ट खाती है, कीट खाती है, तो वो T3 को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे मानव तो आप पूछो ही मत, मानव तो एक ही जगह बैठा बैठा 3 ट्रॉफिक लेवल पूरे कर सकता है, T2, T3, T4। भाई वैसे टॉप कार्निवोरस में माना जा सकता मानव को। भाई कैसे, मानव बैठा आराम से अपना मूड बना रहा है। कई लोग अपन मात्र वाइन पीते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसा है लेकिन मजे वाला है। कई लोग अपन वाइन पीते हैं, शराब पीते हैं, बैठे बैठे के सलाद लेके आना, ऑर्डर लगाते हैं, नशा हो गया, सलाद लेके आओ। अच्छा साहब सलाद लेके आए, ये लो। थोड़ी देर बाद में भैया इच्छा हो गई है, कह नहीं अब अपन बात रहे कि अब दूसरा आइटम आना चाहिए, तो मांस या जो भी मटन चिकन मंगा सकता है? और फिर तो और ही ज्यादा हो जाए तो फिर मैं तो अब शेर को खत्म करूंगा, ये करूंगा। तो आप जानते हैं कि मानव कई ट्रॉफिक लेवल पूरे कर सकता है। तो ये बात आपकी होगी कि उसका पोषण का व्यवहार क्या है। यस, तो ये हो गया। अब अपन बेटा इसमें नेक्स्ट लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या किसकी बात करेंगे नेक्स्ट? अपन लेते हैं बेटा इसमें किसकी, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक जो पिरामिड होते हैं, तो पिरामिड की क्या बात है। यस बेटा, तो नेक्स्ट देखिएगा। हाँ तो देखिए बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपका, स्टैंडिंग क्रॉप। तो बेटा देखिए स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। तो बेटा देखो स्टैंडिंग क्रॉप होता है खड़ी फसल, और इस पॉइंट से क्वेश्चन नीट में भी और
बायो ओलंपियाड केवीआई में अच्छा क्वेश्चन आ चुका है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैंडिंग क्रॉप खड़ी फसल, या इसे सस्य फसल भी कहते हैं। तो मेरे बेटा सुनना कि प्रत्येक पारितंत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रत्येक पारितंत्र में इकाई समय में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ स्टैंडिंग क्रॉप कहलाते हैं। है ना? प्रत्येक पारितंत्र में इकाई समय में उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं बेटा? स्टैंडिंग क्रॉप। या फिर अपन ऐसे कहें कि किसी दिए गए समय पर जो भी आपको गिवन टाइम दिया है, किसी दिए गए समय पर विभिन्न पोषक स्तरों, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल होते हैं, विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, अर्थात बेटा अपन कहें कि सजीव सामग्री की मात्रा। यस बेटा। अब देखिएगा कि कोई भी इकोसिस्टम है, चाहे वो ग्रासलैंड है या फॉरेस्ट है, तो इकाई समय में वहां पर जो भी जीवित कार्बनिक पदार्थ हैं, प्रोड्यूसर यानी ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, जितने भी प्लांट्स हैं, या फिर अपन बात करें कंज्यूमर, जो ट्रॉफिक लेवल T2 T3 को, जो भी एनिमल्स हैं, वो पूरा जो लिविंग बायोमास है, अपन एक वर्ड बोला है लिविंग बायोमास, वो आप समझ रहे हैं बेटा कि किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को, खड़ी फसल को। यस बेटा। फिर देखो एक अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहते हैं, और वो पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडिंग क्रॉप को बायोमास या जैव भार या इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित जीवों की संख्या के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। यस बेटा। भाई या तो अपन बायोमास ले लें उनका, या फिर इकाई क्षेत्रफल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर है, जितने भी सजीव हैं वहां पे, तो वो उससे रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है, किसको? स्टैंडिंग क्रॉप को। अब बेटा देखो कि यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि बायोमास क्या है। बायोमास, तो बायोमास की अपन यहां कौन से बायोमास की बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी बेटा जो जीवित कार्बनिक पदार्थ। यस मेरे बेटा, बायोमास। और आपको अच्छे से पता है कि बायोमास को आप जानते हैं कि दो प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है। बायोमास को एक आप समझ सकते हैं फ्रेश वेट होता है, ताजा भार, फ्रेश वेट। यस बेटा, ताजा भार। क्लियर। और दूसरा बेटा आपका होता है ड्राई वेट, शुष्क भार। तो आप जानते हैं कि बायोमास को दो प्रारूप में व्यक्त किया जा सकता है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। अब यहां समझना बेटा कि फ्रेश वेट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, ऑर्गेनिक मैटर
प्लस वाटर होता है, और ज्यादा परसेंटेज वाटर का ही होता है। यस बेटा। और यहां जो ड्राई वेट है, यहां आपका होता है ओनली ऑर्गेनिक मैटर, केवल ऑर्गेनिक मैटर होता है। यस बेटा, यानी यहां वाटर नहीं होता है। क्लियर? तो आप समझ पा रहे हैं कि ये ताजा बार है तो इसमें जल की मात्रा है, और जल की मात्रा जो नमी होती है वो सीजन के अकॉर्डिंग वेरिएशन करेगी, वेरी करेगी। तो तुम जानते हो कि यहां मापन में जो ज्यादा उचित होगा, तो आप कहोगे कि ड्राई वेट शुष्क भार, है ना बेटा, शुष्क भार, मोर एपोप्राइट, मतलब मापन का ज्यादा उचित तरीका है, ज्यादा उचित, क्योंकि उसमें ओनली लिविंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, वाटर उसके साथ में नहीं है, और इसमें साथ में क्या है, वाटर। और सीजन के अकॉर्डिंग वाटर, नमी, ये क्या करती है, मतलब वेरी, विविधता दर्शाती है। बात को समझे नहीं समझे? क्लियर? अब बेटा जी मेरी बात सुन लीजिए, जैसे अपन बात करें कि एक कोई घास का मैदान है, या अपन बात करें कि जैसे खेत है, गेहूं का खेत है, तो अपन हरे गेहूं की बात कर लें तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी। जब गेहूं सूखने की ओर जाएगा, लेकिन अभी तक लिविंग है, तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो वेरी कर सकता है। इसलिए अपन ओनली ऑर्गेनिक मैटर यानी ड्राई वेट मापन में अपन ज्यादा उचित तरीका किसको मानते हैं, ड्राई वेट को। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि भाई ये स्टैंडिंग क्रॉप या तो बायोमास या फिर इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, लेकिन लिविंग। बात को समझ रहे हैं आप समझे बेटा कि जैसे कोई घास का मैदान है, कोई भी इकोसिस्टम है, तो सबसे पहले सोलर रेडिएशन को एंट्रैप किया। आप जानते हो कि कुल आपतित सौर प्रकाश का 1 से 5% अपने बता दिया, उसकी जीपीपी हो गई। 20% अपने शोषण में खर्च कर लिया, बाकी अपन बात रहे उन्होंने कार्बनिक पदार्थ का संचयन कर लिया ना संचयन, तो लिविंग बायोमास ही तो है। फिर साग बक्सी ने खाया तो 90% लॉस हो गया, 10% वहां ट्रांसफर हो गया। अब साग बक्सी ने अपने शोषण में खर्च करने के बाद अपने बॉडी में संचय कर लिया, वो भी लिविंग बायोमास है। फिर मांस बक्सी ने भी ऐसा ही किया। तो जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित जीवित कार्बन पदार्थ की मात्रा है, लेकिन ओनली एंड ओनली लिविंग, जीवित कार्बन पदार्थ की मात्रा है, वो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप है। बात को समझे? और देखो आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है या जो स्टैंडिंग क्रॉप है, आपको अच्छे से पता है कि देखो जैसे पहले सनलाइट को ट्रैप किया हरे पेड़ पौधे ने यहां, फिर यहां से आप जानते हैं कि शाकाहारी पे, और शाकाहारी से मांसाहारी, जो भी है आपने डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बनाए। तो जो T1, T2, T3, T4 लेवल सब पे आपने क्या लिया, जो 4 ट्रॉफिक लेवल सब पे आपने क्या लिया, लिविंग ही तो लिया। यस बेटा। तो वो आप समझ पा रहे हैं कि क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। इसलिए अपन कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वे में इसको अपन ये कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में या विशिष्ट क्षेत्रफल में जीवित जीवों की संख्या, विशिष्ट क्षेत्रफल में जैसे अपन ऐसे और इससे प्रारूप निकालें स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप, तो अपन कहें कि विशिष्ट क्षेत्रफल में, विशिष्ट क्षेत्रफल में जीवित जीवों की संख्या, यह भी आपकी क्या होगी बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप। या विशिष्ट क्षेत्रफल में जीवित द्रव्यमान, जो लिविंग मास है, जीवित द्रव्यमान। अब चाहे वो विशिष्ट क्षेत्र में जीवित, चाहे वो फ्रेश वेट हो, ताजा भार हो, फ्रेश वेट हो, और चाहे वो ड्राई वेट हो यानी शुष्क भार हो, लेकिन अगर वो लिविंग है, क्या बेटा, लिविंग, तो किसमें काउंट होगा, स्टैंडिंग क्रॉप में। अच्छा, आप समझ सकते हो कि एक सजीव से दूसरे सजीव में जैसे परभक्षण के माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव भोज्य पदार्थ के रूप में होता है, तो लिविंग बायोमास के रूप में तो होता है। तो एक जीव से दूसरे जीव में लिविंग से लिविंग ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन आप जानते हो इस अर्थ का जो टोटल बायोमास है, मतलब टोटल बायोमास का मीन क्या हो गया कि पृथ्वी पर जो कुल कार्बनिक पदार्थ हैं, अब कुल कार्बनिक पदार्थ में तो बेटा आप जानते हो कि दोनों ही आ गए,
लिविंग भी आ गए, जीवित भी आ गए, और जो डेड है मर्त वो भी आ गए। तो टोटल बायोमास को अपन कभी नहीं लेंगे, क्योंकि डेड, जो डेड है ना मर्त, वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे आप समझिएगा कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और अपने शोषण में खर्च करने के बाद जो भी उसके बॉडी में स्टोर हो रहा है, लेकिन उसी पौधे पर एक पत्ती है जो प्रकाशन कर रही थी, थोड़ी देर बाद में पीली पड़ के अगर उस पौधे से गिर गई तो अपन कहते हैं ना पौधों के मर्त अवशेष, शाखा, पत्ती, पुष्प, मर्त अवशेष पौधे से अलग और मर्त हो गए, या कोई डेड एनिमल, जंतुओं के मर्त अवशेष, तो फिर वो स्टैंडिंग क्रॉप में इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो डेड है, वापस लिविंग में एंट्री नहीं कर सकता है। फिर तो आप जानते हो कि जो डेड बायोमास हो गया यानी डेट्रिटस, अप्रद मैंने आपको बताया था अप्रद, तो वहां तो अपन आगे जाकर खनिज चक्रण में एक पॉइंट पढ़ेंगे कि डेट्रिटस जो डेड बायोमास है वो स्टैंडिंग क्रॉप का पार्ट नहीं है, क्योंकि डेड बायोमास का तो फिर आगे जाकर जो अपघटक होते हैं, जीवाणु कवक, वो आप जानते हो कि आगे जाकर इस डेड बायोमास का तो क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, और फिर इकाई क्षेत्रफल में मृदा में जो अकार्बनिक खनिज मुक्त करेंगे। तो इकाई क्षेत्रफल में मृदा में जो अकार्बनिक खनिज वहां पर होंगे ना, वो बनेंगे ना इकाई क्षेत्रफल में, वो तो आप जानते हो क्या होंगे, स्टैंडिंग स्टेट, वो तो खड़ी अवस्था होगी, समझ रहे हो। और वो खड़ी अवस्था तो नॉन लिविंग से लिविंग में एंट्री कर सकती है, लेकिन ऐसा स्टैंडिंग क्रॉप में नहीं होता है। बात को समझ रहे हैं। तो बिल्कुल अपन बात उठा के आपके सामने मैंने पूरा आपको स्टैंडिंग क्रॉप बताया, अच्छे लेवल के ऊपर सारी बातें आपके सामने क्लियर कर दी। अब अपन बेटा अपना टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो में बेटा अब अपन बात करेंगे किसकी, इकोलॉजिकल पिरामिड, या अपन कह सकते हैं पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा अपना टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन यहां नीट एग्जाम में आ जाता है, इकोलॉजिकल अपन कहें बेटा जो पिरामिड होते हैं, वापस से इकोलॉजिकल पिरामिड, या फिर अपन इनको कहते हैं एल्टोनियन पिरामिड, है ना बेटा। इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड क्यों बोला बेटा, क्योंकि इसका कंसेप्ट सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, कंसेप्ट बाई एल्टन साइंटिस्ट ने ये अवधारणा दी थी। तो आप इसको क्या कह सकते हैं बेटा, एल्टोनियन पिरामिड। अब देखिए बेटा कि क्या होते हैं पिरामिड, रियली में जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि अपन इकोलॉजी में अपन बात बेटा कि यहाँ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में, है ना, पारितंत्र में, ऊर्जा प्रवाह में, या आपने यहाँ पर फूड चेन बनाई, फूड वेब बनाए, तो देखिए कि ये अपन ने जो मतलब खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषण स्तरों पर, अगर अपन जो खाद्य श्रृंखलाओं के मतलब अपन कहें बेटा कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, ये खाद्य श्रृंखलाओं के विभिन्न पोषक स्तरों पर जो डिफरेंट आपको मैंने ट्रॉफिक लेवल बताए, विभिन्न पोषक स्तरों पर, या खाद्य श्रृंखला के मैं आपको कहूं बेटा कि जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल हैं कर्मिक पोषण स्तरों पर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषक स्तरों पर विविध
पारिस्थितिकीय मापदंडों जैसे कि जीवों की संख्या, जैव भार व ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण है या ग्राफीय प्रदर्शन है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ये खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषक स्तरों पर जो आपने फूड चेन में सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल बताए थे, T1, T2, T3, T4, तो कर्मिक पोषक स्तरों पर विविध पारिस्थितिकीय मापदंडों जैसे जीवों की संख्या ले लें अपन, जैव भार ले लें या ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी अपन कहें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट, यहां सीधी से अपन बात कहें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर, है ना बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या हो गया? ग्राफीय निरूपण ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर, विभिन्न पारिस्थितिकीय मापदंडों का ग्राफीय निरूपण, जैसे कि लाइक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास, जैव भार और एनर्जी, उनकी ऊर्जा। यस बेटा, क्लियर। तो ये आपके होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर तो ध्यान दीजिएगा कि देखो बेटा, जब किसी इकोसिस्टम के सजीवों को मान लो, या आपने कहा कि खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषक स्तरों पर ले लो, तो जब किसी इकोसिस्टम के सजीवों को उनकी संख्या, उनकी ऊर्जा या उनके जैव भार के आधार पर अगर अपन व्यवस्थित करें, तो जो निर्मित संरचनाएं होती हैं वो क्या होती है बेटा? इकोलॉजिकल पिरामिड। यस, और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर लाइक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास और एनर्जी। क्लियर बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि इनमें अपन फूड चेन को ही लेते हैं। यस, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं इसमें कि जो पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, इस पिरामिड में अपन क्या करते हैं? एक पिरामिड में कोई भी पारिस्थितिक पिरामिड है तो एक पिरामिड में प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स को सदैव आधार पर, बेस पर, आधार पर, तथा टॉप कंज्यूमर जो शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, टॉप कंज्यूमर को हमेशा शीर्ष यानी टॉप पे रखते हैं, टॉप पर रखते हैं। यस मेरे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि एक पिरामिड में हम प्रोड्यूसर को सदैव आधार पर, बेस पे, और टॉप कंज्यूमर को हमेशा अपन शीर्ष पे ये रखते हैं अपन। अच्छा सुने कि बेस पे प्रोड्यूसर आ जाएंगे, उसके बाद बीच में आपके जो कंज्यूमर में जो प्राइमरी कंज्यूमर है शाक बक्सी, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, है ना, प्राथमिक मांसाहारी, और फिर आपके जो टर्सरी हो या फिर सीधे आपके क्या जाएं? टॉप, और शीर्ष पे कौन आ जाएंगे? टॉप कंज्यूमर। और देखिए बेटा कि ज्यादातर अगर अपन बात करें अपन, तो अपन कहते हैं कि सामान्यतः जो ये पिरामिड है, पिरामिड अपराइट अर्थात सीधे ही होते हैं, है ना बेटा। सामान्यतः आपको ये पिरामिड कैसे प्राप्त होंगे? अपराइट अर्थात सीधे ही। अच्छा सुने, आपको तो मैंने कह दिया कि इनके आधार पर आपने हमेशा किसको लेना है? प्रोड्यूसर को। तो देखिएगा, और आपको एरो को नीचे से आपको ऊपर लेकर जाने, तो मैं अभी देखो आपको बता देता हूं कि देखिएगा, या तो अपना बात कि इनकी आकृति
भाई सामान्यतः आपने कहा कि पिरामिड जो होते हैं वो अपराइट ही होते हैं, तो अपराइट आप पिरामिड की बात करोगे तो ये आपकी बात होगी। यस बेटा, मैं अच्छे से आप बना देता हूं। तो देखिएगा अपराइट फॉर्म आपका ये होगा। अपराइट किसको कहेंगे अपन? ये लो जी। अब आपको एरो को हमेशा यहां से बेस से शीर्ष की ओर लेकर जाना है, बेस से शीर्ष की ओर। और आपने भी क्या कहा कि आधार पर सदैव और सदैव, आधार पर आपको हमेशा क्या रखना है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादकता। और प्राथमिक उत्पादकता को अपन क्या कहा था? पीपी, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। यस बेटा। उसके बाद में आप देखिएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, जो साग बक्सी थे। तो यहां पर इसको अपने किसे बताया था? पीसी। और यहां ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा? T2। अब आप देखिएगा बेटा, यहां पर ले लें कि सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये आप जानते हो SC, और ये ट्रॉफिक लेवल T3। और यहां आप जानते हैं कि टॉप कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, तो ये T4 है ना बेटा? T4 टॉप कंज्यूमर। ये अपन टर्सरी की बात कर ले। यस। तो ये आपको जनरली जो पिरामिड है, ये पिरामिड की अपराइट कंडीशन है। अपराइट यानी सीधे। भाई जब आधार चौड़ा हो और शीर्ष संकरा होता जाए तो ये आपके कैसे हो गए? अपराइट, सीधे पिरामिड हो गए। यस बेटा, है ना? और आपने कहा कि सामान्यतः पिरामिड, ज्यादातर पिरामिड क्या होते हैं? सीधे ही होते हैं। क्लियर? लेकिन अपने कहा कि देखो, अगर कभी कभी प्रोड्यूसर की संख्या किसी का कम भी हो या कोई भी पैरामीटर के आधार पर जब अपन करें और आपको इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो, ऐसी आपको आकृति प्राप्त हो। यस बेटा, अगर आपको ऐसी आकृति प्राप्त हो तो ये आपके क्या हो गए? इनवर्टेड। इनवर्टेड यानी आप जानते बेटा प्रतीप उल्टे। यस। अब सुनिए बेटा, इसमें भी आपको देखो, आपको हमेशा आधार इसका संकरा है, लेकिन आधार पर आपको हमेशा किसको रखना है? वही पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी ट्रॉफिक लेवल T1। फिर आप जानते हैं कि पीसी, यहां पर आपको बता दूं क्या? पीसी, तो ट्रॉफिक लेवल T2। फिर आप जानते हैं कि SC T3, और आपका फिर TC यानी टॉप कार्निवोरस यानी आपका T4। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि इसमें भी आप जानते हैं कि एरो को आपको नीचे से ऊपर ही रखना हमेशा। तो ये आपकी आकृति के इन्वर्टेड को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर? अब देखो बेटा कि यहां इकोसिस्टम में आप समझ सकते हो, या खाद्य श्रृंखलाओं के कर्मिक पोषक स्तरों पर आप विभिन्न मापदंड लेते हो। भाई जीवों की संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर आप ग्राफ निरूपण करते हो, तो आपको जो संरचनाएं प्राप्त होती है वो क्या होती है? इकोलॉजिकल पिरामिड। और पिरामिड में आपने बता दिया कि प्रोड्यूसर को आप हमेशा कहां रखोगे? आधार पर। और टॉप कंज्यूमर को हमेशा आप कहां पर रखोगे? शीर्ष पर। सामान्यतः पिरामिड जो होते हैं वो ऊर्ध्व अपराइट ही होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्वर्टेड होते हैं विशेष कंडीशन पे ही। अब आपने किस आधार पे बनाया है? तो देखो बेटा कि इकोसिस्टम में, यानी यहां पर जो पिरामिड होंगे वो आपने 3 पैरामीटर लिए हैं, तो 3 टाइप के आपके होंगे। यस। और उन 3 पैरामीटर के आधार पर ही आप जो ग्राफ निरूपण कर रहे हो, है ना? तो टाइप ऑफ पिरामिड, टाइप्स ऑफ पिरामिड, यानी पारिस्थितिक पिरामिड के आपके यहां कितने प्रकार होंगे? पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार। यस बेटा। तो आपने 3 मापदंड लिए हैं, तो 3 टाइप के पिरामिड यहां पर होंगे। सबसे फर्स्ट आपके होंगे पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर यानी संख्या के पिरामिड, संख्या के पिरामिड। यस बेटा।
और फिर अपन बात करेंगे कि पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार के पिरामिड। और फिर अपन बात करेंगे बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के पिरामिड। यस बेटा, तो दूसरा हो गया और ये तीसरे हो गए। यानी अपन जो पैरामीटर ले रहे हैं, अगर हम सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, संख्या का पैरामिड लें, पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का बात करें, तो एक फूड चेन में खाद्य श्रृंखला के जो कर्मिक ट्रॉफिक लेवल हैं, अब कर्मिक ट्रॉफिक लेवल में अगर अपन संख्या के आधार पर उसका ग्राफ निरूपण करें तो ज्यादातर क्या होता है कि प्रोड्यूसर की संख्या ही सबसे ज्यादा होती है। तो अपन अगर ग्राफ निरूपण करेंगे तो संख्या के ज्यादातर क्या आएंगे, सीधे ही आएंगे। लेकिन कौन सी कंडीशन होगी संख्या की, जहां वो तर्करूपी स्पिंडल होगा या उल्टा होगा, तो कौन सी कंडीशन होगी, उस कंडीशन पे ध्यान देना आपको। ऐसा नहीं कि वहां, क्योंकि पैरामीटर के बेसिस पे आपको आंसर करना है यहाँ पे, है ना बेटा। फिर देखो यहाँ पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप यानी ट्रॉफिक लेवल वाइज अपन स्टैंडिंग क्रॉप, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे स्टैंडिंग क्रॉप के अकॉर्डिंग अपन ग्राफ निरूपण कर देंगे। और फिर आप जानते हो कि एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, ग्राफ निरूपण कर देंगे। तो ये आपके पिरामिड होते हैं, टाइप ऑफ पिरामिड। यस, हाँ तो बेटा इस लेक्चर में जो टाइप ऑफ पिरामिड अपन बात किया, नेक्स्ट लेक्चर में अपन पिरामिड का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा विवरण और कहाँ किस किस प्रकार के पिरामिड बनते हैं, क्या क्या उसकी शर्त होती है वो पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।